आज के टाइम पे किस किस टाइप के इंश्योरेंसेस मार्केट में है। जी, लाइफ हेल्थ और जनरल इंश्योरेंसेस तो होते ही हैं। करेक्ट। बाकी जनरल में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक होम होम इंश्योरेंस, यानी कि जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसका इंश्योरेंस। एक होता है फायर का इंश्योरेंस, एक होता है हल इंश्योरेंस। तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, उसमें क्या फीचर्स एक आदमी को देखना चाहिए। अगर प्योर लाइफ इंश्योरेंस कोई ले रहा है तो वो होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। उसमें ये फीचर्स देखने चाहिए कि एक तो प्रीमियम आपका कितना आ रहा है, एक आपका पॉलिसी टर्म और पीपीटी के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। किसी ने इंश्योरेंस लिया, उसका डेथ हो गया, उसके अगेंस्ट में जो मनी रिसीव होना है, उसने यदि कोई लोन वगैरह ले रखा है तो सबसे पहले उससे एडजस्ट हो जाता है। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है अपने लोन में उसको, तो पहले वो सेटल होगा, और अगर नहीं भी कर रखा है तो भी कंपनी सेटल करेगी। बट वहाँ पे एक राइडर हमारा वर्क करता है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था गुजरात में, जिसे कोई ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसा डेथ होता होगा, एक्सीडेंटल डेथ बहुत सारे होते हैं। अब उस केस में जिसके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, तो क्या एयर इंडिया या कोई ऐसा पॉलिसी होता होगा जिसमें कस्टमर को पैसे मिलते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रैवल करते हैं, बट हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में। और जब बाद में डॉक्टर्स के बिल आते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है या कोई लॉस होता है तो फिर हमें याद आता है कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज हमारे साथ इस फील्ड में इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, और मैडम को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, और जो हमें गाइड करेंगी कि इंश्योरेंस होता क्या है, कब इंश्योरेंस लेना है, किस टाइप के इंश्योरेंसेज होते हैं, और इंश्योरेंस का क्या लेना है एक आम आदमी के ज़िंदगी में। स्वागत है मैडम मेरे थैंक यू चैनल पे। सुमित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड इंश्योरेंस के बारे में आपने आज मुझे इनवाइट किया, तो मैं बेसिकली लोगों को अवेयर करना चाहूँगी कि इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ताकि उनकी पॉकेट पे बर्डन ना आए कभी भी बीमारी के केस में या डेथ के केस में। यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे भी यंगर ब्रदर की डेथ हो चुकी है, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका कोई फैमिली मेम्बर किसी को कुछ हो जाए, बट इंश्योरेंस थी चूँकि उसके नाम पे, तो आज मेरे मम्मी पापा अपने आप को स्टैंड रख पाए, क्योंकि मेरे पापा माय फादर इज़ अ रिटायर्ड बैंकर। सो एक पेंशन से घर नहीं चल सकता आज की डेट में। करेक्ट, यू नो वेरी वेल। करेक्ट, करेक्ट, जी। करेक्ट। तो मेरे व्यूअर्स को आप बताओगे कि आज के टाइम पे किस किस टाइप के इंश्योरेंसेस मार्केट में है। जैसे कि एक लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक जनरल इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा भी कुछ इंश्योरेंस होते हैं। जी, लाइफ हेल्थ और जनरल इंश्योरेंसेस तो होते ही हैं। करेक्ट। बाकी जनरल में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक होम इंश्योरेंस, यानी कि जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसका इंश्योरेंस। एक होता है फायर का इंश्योरेंस, एक होता है हल इंश्योरेंस। करेक्ट। एंड कार्गो का भी इंश्योरेंस होता है कि शिप्स पे आपका सामान आ रहा है बाहर से, एक्सपोर्ट होके इम्पोर्ट होके जा रहा है, तो उस चीज़ का भी इंश्योरेंस आजकल होता है। एंड आजकल सुना है ट्रैवल का भी इंश्योरेंस होता जी है। बिल्कुल करेक्ट। होता है ट्रैवल का। तो उसमें कैसे ट्रैवल कॉस्ट, मतलब टिकट का इंश्योरेंस होता है या ड्यूरिंग ट्रैवल कुछ लॉस हो गया उसका इंश्योरेंस होता जी है। मैं आपको इसी के बारे में क्लियर कर देती हूँ। उसमें बेसिकली आपका वहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका इंश्योरेंस होता है। लॉस ऑफ पासपोर्ट उसमें कवर होता है, और टिकट का आपका एज सच कोई इंश्योरेंस उसमें इतना क्लियरली नहीं होता, बट लॉस ऑफ टिकट उसमें इंश्योर्ड रहता है, लॉस ऑफ पासपोर्ट इंश्योर्ड रहता है, आपका सामान इंश्योर्ड रहता है, एंड आपकी हेल्थ। ओके। मेजर हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। तो हम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात करते हैं। आप बताओगे लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, क्योंकि एज अ लेमैन, आम आदमी, मुझे ये लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ को सिक्योर कर देता है। इसके अलावा भी कुछ होता है या कुछ चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए, आप इस पर कुछ गाइडेंस दोगे। जी बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल है, जिससे आपकी फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस बहुत डाइवर्सिफाई हो चुका है आज की डेट में, एंड ये जितनी जल्दी आप परचेज कर लो अपनी लाइफ में, लाइक कोई 25 साल का एक यंग वो है बॉय, तो वो अगर ले ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम भी कम होगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। एंड क्या होता है ना कि अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक 27 साल के क्लाइंट हैं, उनको टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ
एक हेल्दी इंसान होता है 27 साल का Correct, नॉर्मली, बट उनके कुछ टेस्ट में दिक्कतें आई तो उनके लोडिंग आई, फिर तो प्रीमियम बढ़ जाता है इस तरीके से। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो ले लेना चाहिए। लाइक जब आप जॉब स्टार्ट करते हो, जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं उनको तभी ले लेना चाहिए। सो बेसिकली इंश्योरेंस में किस टाइप के फ़ायदा होते हैं? देखिए, इंश्योरेंस में बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो एक तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए किसी भी इंसान को। बाकी इंश्योरेंस में इस तरीके के भी प्लान्स हैं जिसमें गारंटेड रिटर्न्स भी होते हैं और इंश्योरेंस का भी पार्ट रहता है। तो इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस नहीं रह गई है आज की डेट में, एक आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का टूल तो है ही, इन्वेस्टमेंट का भी टूल बन चुकी है। ओके, सो मैं एज आम आदमी जिसको इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सपोज किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी जो LIC सेल करता है या ऐसा कुछ लाइफ इंश्योरेंस सेल करता है उसके पास जाता हूँ, कोई प्लान लेता हूँ, तो क्या वो प्लान बेसिकली आफ्टर डेथ के लिए होता है या ड्यूरिंग लाइक बिफोर डेथ भी काम आता है? देखिए, वो प्लान बिल्कुल आपके ड्यूरिंग लाइफ भी काम आ सकता है और आफ्टर डेथ के लिए तो होता ही होता है उसमें कवर। बट आपको पूरा अच्छी तरह स्टडी कर लेना चाहिए, आपको उनसे पूरे फीचर्स समझने चाहिए कि आप जो प्लान ले रहे हो उसके फीचर्स क्या हैं। तो नॉर्मली एक अच्छे सा जो अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है उसमें क्या फीचर्स एक आदमी को देखना चाहिए? अगर हम लाइफ इंश्योरेंस के प्लान की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली अगर प्योर लाइफ इंश्योरेंस कोई ले रहा है तो वो होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। उसमें ये फीचर्स देखने चाहिए कि एक तो प्रीमियम आपका कितना आ रहा है, एक आपका पॉलिसी टर्म और PPT के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम यंग एजेस पे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू हायर एजेस, बिकॉज हायर एजेस पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाता है इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब होता है अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपने जितने प्रीमियम्स दिए हैं वो सारे आपको वापस मिल जाएंगे एक्सक्लूडिंग GST। ओके, क्योंकि GST गवर्नमेंट को जाती है, वो वापस नहीं मिलेगी। ओके, मतलब ऐसे मतलब समझा जाए कि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जी लेट्स से 10 साल के लिए लिया था, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, हेल्थ में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो सारे के सारे पैसे वापस हो जाएंगे एक्सक्लूडिंग GST, करेक्ट? नहीं, 10 साल का नहीं, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हर कंपनी की डिफरेंट होती हैं। लेट्स से कि किसी एक्स कंपनी ने ऐसा फीचर रख रखा है कि ROP अगर आप उनका लेते हो यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो 25वें पॉलिसी साल के बाद से आपके पास ये फैसिलिटी होती है, ये एक फीचर है कि आप अपना सारा पैसा लेके एग्जिट हो सकते हो, बट फिर आपका कवर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी वो पॉलिसी। ओके, और किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए किसी को प्रीमियम या इंश्योरेंस सेलेक्ट करने में? कंपैरिजन करना चाहिए, कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। कंपनी की ब्रांड वैल्यू देखनी चाहिए, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है वो देखना चाहिए, और प्रीमियम में कंपैरिजन तो है ही एक बात। उसके अलावा डिफरेंट राइडर्स होते हैं पॉलिसी में, वो एड ऑन फीचर्स जो हैं कौन से ज़रूरी हैं कौन से नहीं हैं, ये भी एक बार समझना चाहिए बैठ के एडवाइज़र से। Correct. और एक एडवाइज़र का इस बीच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप ऑनलाइन अगर पॉलिसी ले रहे हो तो वहाँ पे कोई आपको फेस टू फेस नहीं बता रहा है कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो जब तक आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी आप उसमें कभी भी प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। हर किसी को, मैं मानती हूँ कि कोई भी हो सकता है कि बहुत वो इंटेलिजेंट हैं, बहुत वेल टू डू हैं, उन्हें सब पता है, बट कहीं ना कहीं हम इंसान हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, और इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक्त कौन सा ऐसा एड ऑन है जो आप चाहोगे मेरे व्यूअर्स को कि हमेशा वो इम्पॉर्टेंट है जो उनको लेना चाहिए? एड ऑन में अगर बात करें तो एड ऑन में एक एक्सीडेंटल डेथ राइडर होता है, एक होता है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, एंड नेक्स्ट होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो हर राइडर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। एक्सीडेंटल राइडर इस केस में हेल्प करता है कि भगवान ना करे आपकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो उस केस में आपको डबल मिलेगा। लाइक आपका बेसिक 1 CR का एक कवरेज है, तो आपका एक्सीडेंटल का भी 1 CR का कवरेज आपको प्लस होके 2 CR मिल जाएगा। और किसी किसी कंपनी ने इस तरीके से भी कर रखा है कि वो अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा देती हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, और आपके हिसाब से ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस व्हाट एज ग्रुप यू प्रेफर कि मतलब इस एज ग्रुप को तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही लेना चाहिए? एज ग्रुप देखिए, कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, तो जब जागो तभी सवेरा। करेक्ट।
तो आपको जब भी लगता है कि मतलब ले लेनी चाहिए, तो उस एज पे आपको ले लेना चाहिए कुछ ना कुछ। लाइक टर्म इंश्योरेंस हायर एजेस पे कई बार नहीं मिल पाती है, बट आजकल ऐसे भी प्लान्स हैं जो कवरेज टर्म इंश्योरेंस की तरह दे देते हैं, तो वैसा भी कुछ ले सकते हैं। बट इसके लिए अगेन अगेन यहाँ पे पॉइंट यही आता है कि एक एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा मार्केट में चल क्या रहा है, तो आप उस तरीके से रिसर्च नहीं कर पाओगे और आप नहीं ले पाओगे। आप कुछ गलत ले लोगे एंड फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट आपके नेगेटिविटी आ जाएगी माइंड में कि ये तो गलत चीज़ ले ली हमने, ये नहीं लेनी चाहिए थी। सो क्या एक ही प्लान किसी कंपनी के यहाँ हम लेने जाते तो महंगा होगा और कोई दूसरी कंपनी उसको सस्ते में दे रहा होगा, ऐसा होता है? वेरिएशंस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कोई एक्स कंपनी आपको लेट्स से 50,000 में दे देगी वही प्लान विद एड ऑन्स, और कोई एक्स कंपनी आपको 40 में भी दे देगी। बट अगेन यहाँ पे ब्रांड वैल्यू की बात आती है, ब्रांड वैल्यू कैसी है उस कंपनी की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आज के टाइम में प्रायोरिटी होनी चाहिए कस्टमर्स की। कुछ भी लेते हुए, टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की इंश्योरेंस हो। ओके। मैंने ये देखा है कि लोग बहुत लोगों से सुना भी है और नॉर्मली प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं कि वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं जब उनको ज़रूरत होता है। लेट्स से कि वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या फिर किसी के यहाँ डेथ होता है, तो जब क्लेम करने जाते हैं तो रिजेक्शन हो जाते हैं ये बोल के कि उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे, फुलफिल नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो क्या जो जिसने पहले प्रीमियम पे कर दिया है वो पैसे उसके लिए लॉस है या उसके अगेंस्ट में कुछ उसको मिलता है? मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ इस पॉइंट पे। क्लेम रिजेक्शन उस केस में आता है जहाँ पे कुछ आपने छुपाया है या फिर आपके जिसने पॉलिसी लॉगिन की, जिसने पॉलिसी बनाई है उसने छुपाया है। उस केस में रिजेक्शन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज आज की डेट में क्लेम रिजेक्शन बहुत कम हो गया है, क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है सारी कंपनीज की विच इज़ कॉल्ड IRDA, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो आप अगर किसी के केस में, मैं कह रही हूँ कि गलत तरीके से कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर भी देती है कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा के, तो आपके पास अगेन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा। आजकल PDF के फॉर्म में होता है मोबाइल्स पे। तो इन केस की भगवान ना करे किसी की डेथ हो गई या कोई बहुत ही सीरियसली बीमार है, तो उसके फ़ोन से रिकवर की जा सकती है वो फाइल, एंड उसको कॉन्टेस्ट किया जाता है ओम्बड्समैन में। ओम्बड्समैन एक कोर्ट है इंश्योरेंस की, तो वहाँ पे उसको कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बार क्लेम रिजेक्शन हो गया तो आपका वो क्लेम परमानेंटली रिजेक्टेड है। करेक्ट। और नॉर्मली ये भी देखा गया है कि स्पेशली जो वेल एजुकेटेड है उनके लिए तो चैलेंज नहीं है, वो कोर्ट के पास भी चले जाते हैं, वो केस भी कर देते हैं। बट इंडिया में देखा जाए तो मोर देन 70% पॉपुलेशन ऐसा है जो इंश्योरेंस का जो टर्म्स है, जो लैंग्वेज है, जो उसमें कंडीशंस होते हैं उनको समझ नहीं आता है। और जो बेसिकली पॉलिसी उनको सेल कर रहे होते हैं वो जो उनको एक्सपेक्ट, मतलब उनको लाइक बोलते हैं कि आपको ये मिलेगा, उसमें जो भी है उसके बेनिफिट्स बताते हैं, बट जब टर्म्स कंडीशन में वो बेनिफिट वेरी करता है, मतलब एग्जैक्टली होता नहीं है, तो उस केस में उसको कैसे समझेगा कि मतलब जब उसको टर्म्स कंडीशन का नॉलेज ही नहीं है तो कैसे मतलब जस्टिफाई करेगा और उसके क्लेम तो हमेशा रिजेक्ट होगा। उस केस में हमें हमारी रीच हम बढ़ा रहे हैं इसी सेक्टर में कि इंश्योरेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाया भी है, ताकि दूर दूर में जो दूर दराज के गांव हैं या मतलब जो ऐसे लोग हैं जो शहरों तक नहीं पहुंच पाते या जिनकी टीवी पे भी इतनी अप्रोच नहीं है या इंटरनेट भी नहीं है उनके पास, Correct. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो नहीं जान पाते हैं। बट वहाँ पे इस सेक्टर में काम कंपनीज कर रही हैं कि रीच सब तक हो जाए। और एक गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाई है, लाइक हेल्थ में भी चला रखी है आयुष्मान स्कीम, ऐसी लाइफ की भी गवर्नमेंट ने चला रखी है स्कीम। उसमें होता है कि उसका प्लान का नेम है एक पर्टिकुलर, एंड वो हर कंपनी सेल करती है। बट अगेन वहाँ तक किसी ना किसी को पहुँचना पड़ेगा। ये इनिशिएटिव उनके लेवल पे जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी कहीं पे भी नहीं जा सकती। कंपनी की भी एक हायरार्की होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लाइक कोई भी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी, तो उनको अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी, एंड मैंने देखा है कंपनीज ये सब कर रही हैं। करेक्ट। तो धीरे धीरे ये पहुंच जाएगा वहाँ तक। करेक्ट। तो सपोज मैंने डिसाइड कर लिया, लेट्स से मुझे इंश्योरेंस लेना है मेरे लिए, तो क्या मुझे
एज अ सिंगल पर्सन लेना चाहिए या एज अ फैमिली लेना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा बेनिफिशियल होगा? देखिए, आपकी केस में मैं कहूँगी कि आप एक अर्निंग एडल्ट हैं, तो आपको अपने लिए अलग से पॉलिसी लेनी चाहिए बजाय फैमिली फ्लोटर के, क्योंकि आगे आपकी फैमिली होगी, फैमिली एक्सटेंड होगी। आजकल ऐसे भी प्लान्स हैं जो मैटरनिटी भी कवर कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो, और अगर आप लाइफ की भी पॉलिसी लेते हैं तो वो तो सिंगल ही पॉलिसी आपकी होगी, उसमें फैमिली को कंबाइन नहीं कर सकते आप, वो तो सिंगल ही पॉलिसी होती है। हेल्थ में फैमिली फ्लोटर ज़रूर अवेलेबल है, आगे आप अपनी फैमिली को उसमें इंक्लूड करिए। और हेल्थ में मैं इसलिए मना कर रही हूँ आपको कंबाइंड पॉलिसी लेने से, क्योंकि आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा। इनके लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स भी उसी पॉलिसी में इंक्लूडेड हों, तो पेरेंट्स के लिए आपको अलग से लेनी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनके लिए अलग से प्लान्स हैं, एंड जो यंग सिटीजन्स होते हैं उनके लिए अलग से प्लान्स हैं। ओके, सो जी। ये जब इंश्योरेंस होता है तो इसमें क्या कोई टीम आती है जो मेडिकल चेकअप वगैरह होता है प्रॉपर, या फिर जस्ट फॉर्मेलिटीज़ होता है उसके बेसिस पे उसको प्रीमियम पे करना होता है और आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है? बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस में टेली MER होता है, और टीम नहीं, वहाँ पे एजेंट काम करता है आपका चेकअप या जो भी आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछने का। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप भी जितने लोगों को जानते हैं या आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो सारी बातें अपने एजेंट को प्लीज़ डिस्क्लोज कीजिए। जो भी आपका एडवाइज़र है, एजेंट है, या कोई भी एक्स पर्सन है, उसको सारी बातें बताइए। आपको कोई रिसेंटली हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, कोई आपकी सर्जरी हुई थी, चाहे वो माइनर थी या मेजर थी, आपको सब कुछ डिक्लेयर करना चाहिए। प्रीमियम पे उतना इफ़ेक्ट अभी नहीं आएगा, बट अगर वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की और क्लेम की नौबत आई, तब वो बात अगर हॉस्पिटल में पता चली, तो क्लेम रिजेक्शन हो जाएगा फिर। ओके, और आपके हिसाब से बेसिस योर एक्सपीरियंस क्या-क्या इंश्योरेंस के मिथ हैं? मतलब आज के टाइम पे मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं। मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि मेरे पास तो सफिशिएंट एसेट्स हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, या लैंड मैंने परचेज़ कर रखी है, या प्रॉपर्टीज़ लाइक रेजिडेंशियल, कमर्शियल कुछ भी है, वहाँ से रेंट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। जब भी किसी इंसान की डेथ होती है, तो वो जो कोई भी चीज़ होगी, वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे जाएगी। कभी भी वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे नहीं जाती, क्योंकि सबको लगता है इनको ज़रूरत है, तो ये कम दामों पे बेच देंगे। करेक्ट। और इंश्योरेंस जो होती है, उसमें आपका 1 रुपया भी कटता नहीं है, डिडक्ट नहीं होता, वो पूरा आपको एज़ इट इज़ आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो वहाँ पे आपकी फैमिली एक जो इनिशियल सपोर्ट होता है, जो इनिशियल फ़ेज़ होता है, किसी के जाने के बाद का लेट्स से 1 साल, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो वो अर्निंग कर रहा था, जो वो इनकम ला रहा था, वो आनी बंद हो जाती है। करेक्ट। तो आपकी वो एक मंथली इनकम को सपोर्ट कर देता है, तब तक आप धीरे-धीरे स्टैंड हो जाते हैं। करेक्ट। मैंने ये भी सुना है मार्केट में, क्या ये सही है? लाइक लेट्स से किसी ने इंश्योरेंस लिया, उसका डेथ हो गया, उसके अगेंस्ट में जो मनी रिसीव होना है, उसने यदि कोई लोन वगैरह ले रखा है तो सबसे पहले उससे एडजस्ट हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है अपने लोन में उसको, तो पहले वो सेटल होगा, और अगर नहीं भी कर रखा है तो भी कंपनी सेटल करेगी। बट वहाँ पे एक राइडर हमारा वर्क करता है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। दैट इज़ मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। वो सैलरीड इंसान भी लगवा सकता है, वो बिजनेस क्लास भी लगवा सकता है। उस राइडर को लगाने का ये फ़ायदा होता है, कोई बैंक, लेट्स से कोई भी गवर्नमेंट उसको नहीं रिकवर कर सकती पैसे को, वो उसकी वाइफ और बच्चों के लिए ही रहेगा। तो ये एड ऑन जो है आप बोल रहे हो सेलेक्ट करना है, ये इंश्योरेंस बेचते वक्त या जो भी एजेंट है इंश्योरेंस सेल करते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्टिवेट क्यों नहीं कर देता? ये तो एडवाइज़र की ड्यूटी होती है। कई लोग इस इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ पे नेगेटिव लोग जहाँ पे पॉजिटिव हैं तो वहाँ पे नेगेटिव्स भी हैं। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, बट वो गलत करते हैं। बताना चाहिए। करेक्ट। और आपके हिसाब से सी अदर देन प्रोफेशनल, लेट्स से मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरे लिए तो ठीक है, मैं आई कैन मैनेज जो भी प्रीमियम आएगा, बट एज नॉर्मल मतलब इंडियन सिटीजन, आम आदमी, उनके पास माइट भी उतना फंड ना हो और उनको इंश्योरेंस चाहिए, तो उनको आपके हिसाब से बेयर मिनिमम कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? आप लाइफ इंश्योरेंस के मैं कॉन्टेक्स्ट में या हेल्थ इंश्योरेंस? लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में बेयर मिनिमम आजकल मंथली भी प्रीमियम्स जाते हैं। तो मंथली अगर हम लगाएं
तो आप लगा के चलिए मिनिमम हमारे पास कई कंपनीज़ के पास 25,000 का भी प्लान होता है, कई कंपनीज़ के पास 10,000 का भी होता है प्लान। तो इंश्योरेंस सब ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बात ये है कि हमें आगे बढ़ के क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, पुट अप करने पड़ेंगे कि हमारे पास इतना बजट है तो क्या हम ले सकते हैं इस बजट में। एंड ये आगे फिर एडवाइज़र की ड्यूटी है कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे लोगों को। ओके। और इन केस लेट्स से मेडिकल से रिलेटेड उसको इंश्योरेंस कराना है तो जी। कोई टेंटेटिव अमाउंट जो उसको पॉलिसी उतने अमाउंट का ले लेना चाहिए? मेडिकल में मिनिमम 5 लाख से होता है सम एश्योर्ड। 5 लाख से लेके आप 1 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं, बट उसमें प्रीमियम एज के अकॉर्डिंग ही आता है, तो उसमें प्रीमियम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसमें कोई ऐसा अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम नहीं होता जो मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ कि इस एज पे इतना आएगा। तो उसमें वर्क कैसे करता है? लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम ईयरली ले लिया, मैं 1 लाख रुपए इस साल पे किया फॉर माई मेडिकल इंश्योरेंस, और मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, हॉस्पिटल के बिल्स आते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी या फिर मुझे पे करना पड़ेगा, बाद में रिम्बर्स होगा? वर्क कैसे करता है? क्योंकि आज मेरे बहुत सारे व्यूअर्स वैसे होंगे जो कि अनएजुकेटेड या माइट भी एजुकेटेड हों, बट कैसे ऑपरेट करता है उनको प्रैक्टिकली पता नहीं होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा सा गाइडेंस दो। देखिए जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। आपके जो भी बिल्स होंगे वो अव्वल तो पहले टीपीए जो होता है हॉस्पिटल का वो कंपनी से बात करेगा, वहाँ पे क्लेम रिक्वेस्ट डालेगा, कंपनी हॉस्पिटल को पैसे भेज देगी, क्लेम सेटल कर देगी। बट उसमें एक चीज़ ये होती है, जब आपने पॉलिसी ली तो क्या आपने कंज्यूमेबल्स के लिए राइडर ऐड करवाया था? कंज्यूमेबल्स के लिए भी आजकल राइडर होते हैं। उसको ऐड करवाने से फ़ायदा ये होता है, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक सिरिंजेस, ग्लव्स ये सब यूज़ होते हैं, तो इनका जब खर्चा आता है ना हॉस्पिटल बिल में, वो कई बार 10,000 से लेके 50,000 तक का भी अमाउंट हो सकता है करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो वो पहले कई कस्टमर्स नहीं लगवाते हैं, वो कहते हैं कि ये बेकार का खर्चा है, हमें नहीं लगवाना, बट वो ज़रूरी है क्योंकि आज तो आप उस चीज़ के 1,000 रुपये पे कर रहे हो, कल को जब आपकी पॉकेट से 50,000 या 10,000 या 20,000 भी जाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा। तो मैं ये करेक्ट। सजेस्ट करूँगी कस्टमर्स को, किसी को भी वो राइडर ज़रूर लगवाना चाहिए। उसकी इतनी कॉस्टिंग नहीं होती है जितना उसका आफ्टर इफेक्ट होता है। ओके। और क्या ये बात सही है, लाइक इंश्योरेंस, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, तो आपको एक भी पैसे पे नहीं करेगा, करना है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, वैसा होता है या कुछ परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा फिर भी? मैं बताती हूँ, सभी तरीके के प्लान्स होते हैं। कस्टमर पॉलिसी लेते टाइम कौन सा प्लान ऑप्ट कर रहा है, को पेमेंट वाला या फिर फुल्ली रीएम्बर्समेंट वाला। और आजकल वैसे कैशलेस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा है हॉस्पिटल्स का, और कंपनीज के पैनल पे भी सारे ही ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल होता है। बट कुछ एक होता है कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स होते हैं हर कंपनी के, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइक गली मोहल्ले के जो नर्सिंग होम हो गए इस तरीके से होते हैं, तो उनमें वो फैसिलिटी नहीं होती है क्लेम की, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वो लिस्ट हमेशा लेनी चाहिए अपने एडवाइज़र से या कंपनी से जिससे भी आपने पॉलिसी परचेज़ की है। प्लस जो रीएम्बर्समेंट है, रीएम्बर्समेंट भी ले सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि डिस्चार्ज करने में हॉस्पिटल ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो कई बार क्या करते हैं कस्टमर्स कि वो खुद पेमेंट करके और बाद में रीएम्बर्समेंट ले लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वेट करना चाहिए। एक टैट होता है हर कंपनी का, लेट्स से किसी कंपनी का 4 घंटे का टैट है। आपकी फ़ाइल आपको जिस दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए बोला, तो आपने सुबह अपनी फ़ाइल सबमिट आपने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया हमें डिस्चार्ज चाहिए, डॉक्टर ने बोल दिया है, उन्होंने आगे भेजी टीपीए में, टीपीए ने आगे कंपनी को भेजी, तो एंड ऑफ द डे तक आपका डिस्चार्ज वैसे भी हो जाएगा और उसमें फिर आपका 1 रुपया भी जेब से नहीं जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। और आजकल ये भी देखा गया है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है, वो मैरिड है, उन्होंने फैमिली का कुछ प्लान ले लिया, कोई इंश्योरेंस ले लिया, बाद में सेपरेट हो जाते हैं, तो क्या मतलब एक बार आपने ग्रुप ले लिया, एज अ हस्बैंड वाइफ ले लिया, बाद में सेपरेट हो जाते हो, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड रहेगा या उसके लिए फिर से नया कुछ पॉलिसी लेना पड़ेगा? आपको बिल्कुल सेपरेट करनी पड़ेगी पॉलिसी इन केस ऑफ सेपरेशन, हम्म। क्योंकि सेम पॉलिसी में आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। कल को दूसरा आपका जो मेंबर है पॉलिसी का वो कंसेंट ना दे आपके Correct. हॉस्पिटल में, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो आपको पॉलिसी तभी सेपरेट करनी चाहिए इन केस ऑफ सेपरेशन। और अभी ये देखा गया है, नॉर्मली जो वर्किंग लोग हैं
उनके जो कंपनी एज अ ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स उनके लिए एक पॉलिसी ले लेता है। जी। तो क्या लेट्स से वो पॉलिसी पूरे साल के लिए वैलिड होता है और वो एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के जाते ही वो इंश्योरेंस का बेनिफिट है ड्यूरिंग द ईयर यूज कर पाएगा, या जैसे ही वो टर्मिनेट होता है उस पे जो भी उसका बेनिफिट था उस वो भी टर्मिनेट हो जाता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जब भी कोई पर्टिकुलर इंसान कंपनी चेंज करता है, उसकी वो पॉलिसी वहीं पे ही टर्मिनेट हो जाती है और जब वो नई कंपनी जॉइन करेगा तो वहाँ पे अगेन दोबारा से ग्रुप पॉलिसी जो होती है कंपनी की वो स्टार्ट होती है। बट मैं सजेशन यहाँ पे ये दूंगी, ठीक है आपकी ग्रुप पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात है, पर ग्रुप पॉलिसी में हमेशा आपकी इनकम का 6 से 7% का कवरेज रहता है, चाहे फिर वो लाइफ हो या हेल्थ हो। बट आप अगर अपनी पर्सनल भी एक लेके रखोगे पॉलिसी, तो उसमें आप 1 करोड़ की हेल्थ मैक्सिमम ले सकते हो, हेल्थ का कवरेज। और टर्म इंश्योरेंस में आप अपनी इनकम का, अगर कोई सैलरीड है और एज स्लैब उसका 18 to 35 है, तो वो हमेशा 30 टाइम्स तक कवरेज ले सकता है। और ये कवरेज कम होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लाइक 35 तक तो 30 टाइम्स रहेगा, उसके ऊपर 25, 20, 15, 5 इस तरीके से ये 55 से 60 की एज में सिर्फ 5 गुना रह जाता है। ओके, सो एज ए एम्प्लॉय यदि मेरे एम्प्लॉयर ने ग्रुप पॉलिसी ले रखा है, स्टिल मैं अपना इंडिविजुअल पॉलिसी लेना बेटर समझूं या फिर लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, इंडिविजुअल पॉलिसी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कभी आपका मन बदल जाए, आप जॉब छोड़ना चाहें, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो उस केस में फिर जब तक आपकी एज बढ़ जाएगी आपको पॉलिसी मिलने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हेल्थ डिटीरियोरेट होती है बढ़ती हुई एज के साथ हमेशा। कट। ऑल्दो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, पर बीमारियां भी उतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिया कैंसर कैपिटल बन चुका है। करेक्ट। और ये बात गवर्नमेंट भी बोल रही है कि ले लेनी चाहिए आपको प्रिकॉशन, पहले से ही अपनी पॉलिसी अलग भी होनी चाहिए। आपकी ग्रुप पॉलिसी चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अलग भी होनी चाहिए। ओके, और आपके हिसाब से किन बातों को ध्यान देना चाहिए इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक्त? इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक्त मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, एक तो क्लेम सेटलमेंट का ध्यान देना चाहिए, एक कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। कंपनी की रेपुटेशन से ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो का भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है। बाकी फिगर्स गूगल भी कर सकता है कोई भी, गूगल पे भी सारी कंपनीज का डाटा रहता है, IRDA का भी डाटा रहता है वहाँ पे, जो रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। और एक मैं ये कहना चाहूँगी कि कई कस्टमर्स प्रीमियम कम देने के चक्कर में ना जो कंपनी बिल्कुल बेकार भी होती है उसको भी चूज़ कर लेते हैं, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप 2 रुपये ज़्यादा दे दो, मगर आप एक अच्छी कंपनी की पॉलिसी खरीदो। वो ठीक है कि अगर किसी को फाइनेंशियली दिक्कत है तो आप लो, मगर आजकल कम पैसे में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी इंश्योरेंस दे रही हैं। ओके, और आप अपने एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट हुआ आपके साथ जो आपके क्लाइंट को फेस हुआ इंश्योरेंस क्लेम या सेटलमेंट को लेके, आप बताना चाहोगे? मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे क्लाइंट्स को तो तुरंत ही मिल गया है क्लेम। बाकी ऐसा हो, मैंने सुना है कि किसी और जो मेरे क्लाइंट नहीं है उनको दिक्कत हुई, और वो दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि जिस थर्ड पार्टी से उन्होंने लिया था, उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से नहीं लिया था, थर्ड पार्टी से लिया था। उन्होंने वहाँ पे उनकी मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर नहीं की थी, तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया था। बट उस केस में क्या होता है ना कि जहाँ से पॉलिसी ली है वही आपको सपोर्ट कर पाएंगे या फिर ओम्बड्समैन सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि मेरा उस पॉलिसी में कोई रोल नहीं है। तो मैं उनको जानकारी सारी दे सकती हूँ, बट मैं उनको मतलब साइन वगैरह करके या किसी भी पेपर वर्क में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकती। और ऐसा भी होता है क्या, जैसे मैंने किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी ले लिया, उसके साथ टर्म्स अच्छे नहीं लगे या मुझे लगता है उसने फॉल्स क्लेम करा, तो मैं अपना एजेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए NOC की ज़रूरत पड़ती है हेल्थ में। एंड लाइफ में तो आप फिर उस पॉलिसी को, आजकल एक नया रूल आया है, IRDA ने नए रूल लेके आए हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। उसमें ऐसा है कि पहले कस्टमर्स को अगर भगवान ना करे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, एक प्रीमियम वो दे चुके, तो उनका पैसा वेस्ट हो जाता था वो। बट आजकल IRDA ने कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए, जो कि हमें भी बहुत अच्छा लगा है और सेल में काफ़ी स्पाइक हुआ है उसके बाद इंश्योरेंस की, कि आपको फर्स्ट ईयर से सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी।
लाइफ इंश्योरेंस में। एंड हेल्थ में तो अगेन आप कभी भी अपना एजेंट स्विच कर सकते हो, पॉलिसी को पोर्ट भी कर सकते हो। उसमें आप एजेंट चेंज करने से अच्छा ये भी कर सकते हो कि पॉलिसी को पोर्ट करके दूसरी कंपनी में और दूसरे एजेंट के पास ले जाओ, क्योंकि सेम कंपनी में पॉलिसी पोर्ट नहीं हो सकती। मेरे लिए जो इंश्योरेंस है मैं उसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझूं या फिर एज अ कॉस्ट समझूं? आप उसको एज अ प्रोटेक्शन समझो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा नहीं होता। इंश्योरेंस को हमेशा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, वो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का टूल है आपकी फैमिली के लिए। इन केस आप हो तो आपको क्या उससे मतलब मिल सकता है वो आप देखिए। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका हेल्थ का खर्चा बेयर करेगा। लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस में अगेन कुछ ऐसे भी प्लान्स होते हैं जिसमें इंश्योरेंस और मंथली इनकम साथ साथ चलती है, तो वो एक एडेड बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट होता है। बट बेसिकली इट्स अ टूल ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कि आपके नहीं रहने से क्या लॉस होता है फैमिली को, तो वो कहाँ से कैसे रिकवर होगा, उसके लिए इंश्योरेंस ली जाती है। और आप कुछ और एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहोगे कि एक आम आदमी को क्या-क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए सो दैट उसका जो सेटलमेंट है बहुत अच्छे से हो जाए, उसको प्रीमियम का बर्डन ना आए, और कुछ और ऐसा कुछ है जो आप ऐड कर सको? देखिए इंश्योरेंस लेते टाइम एक तो सारी चीज़ फेयर एनफ डिक्लेयर करें। आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कुछ भी है, हो सकता है आपको उस टाइम पे इंश्योरेंस ना मिले, पर कम से कम आपको क्लेम रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड उसके बाद एक पॉइंट मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आजकल कस्टमर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ ही यूलिप में या म्यूचुअल फंड में लगा दो, तो वो चीज़ें सारी तरह गारंटेड नहीं होती हैं। तो कुछ अपना अपना कहते हैं ना कि डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आप हर उसमें टूल में लगाइए अपना पैसा, बट इंश्योरेंस में भी रखिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हो ठीक है, म्यूचुअल फंड आपको दे देगा, यूलिप आपको पैसा दे देगा, बट वो गारंटेड नहीं होगा। बट इंश्योरेंस में हमेशा जो आपको पहले दिन पेपर पे लिख के दे दिया जाएगा वो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और लाइफ इंश्योरेंस को मैं फ़नी वे में बोलूँ तो ऐसा समझा जा सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस हम कराते हैं बेसिकली अपने लिए नहीं, अपने जो भी पेरेंट्स हैं, या अपने जो भी जो मेरे या जिसने भी इंश्योरेंस लिया उसके चिल्ड्रंस के लिए होता है, रैदर उसके लिए। ऐसा नहीं है पूरी तरह, क्योंकि आजकल ऐसे भी प्लान्स हैं जिसमें लाइक एक पॉलिसी चल रही है मार्केट में, यूलिप प्लस टर्म। तो उसमें ऐसा होता है कि कहते हैं कि ज़िंदा रहते भी पैसा है और मरने के बाद भी पैसा है। तो आप अपनी फैमिली को ज़िंदा रहते भी उस पॉलिसी से फ़ायदा दे सकते हो, और अगेन एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो है ही, इन केस आपकी भगवान ना करे कुछ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, डेथ हो जाए, तो फैमिली को तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली परेशान हो। तो ये एक हार्श रियलिटी है कि देखिए कोई भी अमर नहीं है, मरना हम सभी को है। करेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने सामने काफ़ी लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि जिन्होंने नहीं ली थी, कस्टमर्स ने जिनसे बात हुई थी मेरी, एंड उनको कुछ हो गया थोड़े टाइम बाद ही, एंड उनकी फैमिली पूरी तरह मतलब होता है ना फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो गई। करेक्ट। और इसमें इंश्योरेंस में एक्सपेंस रेशियो का क्या रोल होता है? मतलब कि जो लास्ट में सेटलमेंट होकर पैसे मिलते हैं उसमें कुछ कॉस्ट कटते हैं, या एक्सपेंस रेशियो होता क्या है फॉर इंश्योरेंस? नहीं, इसमें कुछ पैसे कटते नहीं हैं, सिर्फ जीएसटी जो आपने दी थी वो नहीं आपको वापस मिलती है। जैसे अगर आप टर्म पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, लेट्स से आप 30 इयर्स के हैं, आप टर्म पॉलिसी आज ले रहे हैं, आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी सम एश्योर्ड डिसाइड किया, वो बिना 1 रुपया, बिना एक नया पैसा कटे आपकी फैमिली को पूरा मिल जाएगा। करेक्ट। और पहले लोग इंश्योरेंस को एज ए सेविंग मैकेनिज्म लेते थे, इंश्योरेंस करते थे, एटीसी का बेनिफिट मिलता, बट जब से न्यू स्कीम वगैरह आया तो लोग इसको कम ध्यान देते हैं। तो इस पे आपका कोई ओपिनियन? आप एटीसी के कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं, शायद डिडक्शन के लिए करेक्ट, यूज़ करेक्ट, करते थे करेक्ट। लोग, बट ऐसा नहीं है। एटीसी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं नई तरीके से, बट वो ये भी कह रहे हैं कि इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस को लोग डिडक्शन की वजह से लेते थे पहले, करेक्ट। ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बट इंश्योरेंस लेनी चाहिए, ये बात भी बहुत हद तक करेक्ट है, और काफ़ी करेक्ट है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। लाइक अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, लेट्स से कि मुझे अभी बाहर निकलते ही कुछ हो जाए या यहाँ बैठे बैठे ही, तो मैं इतनी सेफ सिक्योर फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मैंने और अपनी फैमिली के लिए मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि आज मुझे कुछ हो भी जाए
तो उन्हें वो पैसा मिल जाएगा, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। ओके, सो आपके हिसाब से इंश्योरेंस में किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट कोई कर सकता है? इंश्योरेंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर सकते हैं, गारंटेड भी हैं, सेमी गारंटेड भी हैं। सेमी गारंटेड में यूलिप आ जाता है। गारंटेड में काफ़ी सारे प्लान्स हैं, जिसमें ऐसे भी प्लान्स हैं जिसमें आपको लमसम बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी इकट्ठा पैसा मिल जाए, और ऐसे भी प्लान्स हैं जिसमें आपको एक रेगुलर पैसा आता रहे। उसको कई लोग पेंशन भी बोल सकते हैं, कई लोग एक इनकम भी बोल सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं बोलने की। बाकी इंश्योरेंस में आजकल बहुत वेरिएशंस आ गए हैं, तो उस तरीके से भी कोई भी ले सकता है। और इंश्योरेंस कितने मिनिमम पीरियड के लिए होता है मिनिमम आज के टाइम पे? मिनिमम तो 5 साल का पेइंग पीरियड होता है। उससे कम कोई सिंगल पे वाला कुछ कुछ प्लान्स ही होते हैं जिनमें सिंगल पे का फीचर होता है। बट मैं एडवाइस करूँगी कि लिमिटेड पे वाला फीचर लिया जाए, या रेगुलर पे वाला ले। जिसको थोड़ा सा लगता है कि पॉकेट पे बर्डन आएगा, वो रेगुलर पे वाला अडॉप्ट कर सकता है फीचर। और जो लिमिटेड पे वाला ले सकते हैं, जिनको चाहिए कि कम टाइम में हम दे के प्रीमियम और फ्री हो जाए, तो वो लिमिटेड पे वाला फीचर चूज़ करें। आप ऐसा पीरियड चूज़ करें कि जैसे मान लीजिए आप 25 साल के हैं, तो आप अभी 60 साल की उम्र तक काम करेंगे, या लेट से 45 की उम्र तक काम करेंगे, तो 20 साल आपके पास हैं। करेक्ट। तो आप कोई सा भी पीरियड चूज़ कर सकते हो, 10, 12, 15, 20, कुछ भी चूज़ कर सकते हो आप। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। कंपनीज के पास बहुत वेरिएशन है। और हर पीरियड के साथ प्रीमियम चेंज होगा? नहीं, टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। और बाकी जो गारंटेड प्लान्स हैं उसमें भी सेम रहता है। एंड यूलिप में भी जो आप फर्स्ट डे डिसाइड कर लेते हो, प्रीमियम वही चलता है। Okay. सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रीमियम्स चेंज होते हैं Okay. एज ब्रैकेट के साथ, और जनरल में चेंज होते हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीद ली, उसकी गाड़ी हम यूज़ करते हैं तो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। करेक्ट। तो उस हिसाब से फिर प्रीमियम बढ़ते हैं। करेक्ट। और हमने लाइफ इंश्योरेंस बहुत बात कर ली, थोड़ा सा जी। मेडिकल के बारे में जान लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में मतलब किस एज ग्रुप में कम प्रीमियम होता है और किस एज ग्रुप में प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है? देखिए, ऑब्वियसली कम एजेस पे प्रीमियम कम आएगा एंड हायर एजेस पे हायर आएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो ऐसी चीज़ है कि आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक ज़रूरत है, तो वो लेनी ही चाहिए। वरना क्या होता है, जब जेब से पैसा देना पड़ेगा तो भारी पड़ता ही है किसी को भी, आप हो या मैं हूँ। करेक्ट। ठीक है ना। इसका 18 साल के बच्चे का जो प्रीमियम होगा वो 50 साल के बंदे का ज़्यादा ही आएगा। तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। लाइफ की जो भी लाइफ टू बी इंश्योर्ड है, उसकी एज के अकॉर्डिंग और उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। लाइक अगर किसी को बीपी शुगर है तो उसके केस में लोडिंग भी आ सकती है। लोडिंग होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। ओके। तो वो भी फिर कस्टमर को बेयर करना पड़ता है। अगर वो बेयर करने को तैयार नहीं होता, देन पॉलिसी नहीं हो पाती। छोटे बच्चे लाइक जो 5 साल से छोटे हैं, या फिर ओल्ड एज वाले जो 60 ईयर्स अबव हैं, उनके भी इंश्योरेंस होते हैं इंडिया में? बिल्कुल। 91 डेज से स्टार्ट हो जाती है इंश्योरेंस, हेल्थ हो या लाइफ हो। और मैक्सिमम एज क्या है, या कोई लिमिट नहीं है इसमें? मैक्सिमम एज की लिमिट बिल्कुल है। लाइक कुछ प्लान्स हैं उनमें 74 इयर्स है लाइफ में, वो भी हर कंपनी नहीं दे रही। कोई एक या दो ही कंपनी है जो वो प्लान्स दे रही हैं। वो होते हैं बेसिकली पेंशन प्लान्स हायर एजेस पे। तो उसमें ऐसा नहीं होता मेडिकल, आई मीन ट्रीटमेंट का कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व होता होगा, वैसा कवरेज का कुछ है उनका रहता है? उनका बिल्कुल ट्रीटमेंट का सारा कॉस्ट बेयर होगा, बशर्ते उन्होंने सारी चीज़ें डिक्लेयर की हों। क्योंकि आप भी मान के चलिए कि कोई 50 पार चला जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो सकता है कि वो बहुत खान पान उसका अच्छा रहा हो तो उसको नहीं हो। पर प्लीज़ एडवाइजर्स से भी ये रिक्वेस्ट है सारे ही कि अपने कस्टमर्स की जो भी बातें उन्होंने बोली हैं तो वो डिक्लेयर करें, और अगर कस्टमर ने छुपाई है तो उससे 10 बार पूछें उस चीज़ को कि आपको कोई भी बीपी शुगर, कभी आपने कोई गोली खाई है, कोई सर्जरी हुई है, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी चाहिए। तो क्या मतलब, ये जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से मुझे XYZ ये डिजीज़ थे या ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने एजेंट को बता दिया, बट एक्चुअल में मैंने वो फेस नहीं किया हो, या फिर जब सेटलमेंट की बारी आई तब वो चीज़ें मेरे साथ ना हो, तो सेटलमेंट में इशू नहीं आएगा? अगर आपने कोई चीज़ फॉल्सली बताई है या फॉल्सली छुपाई है तो वो बिल्कुल आएगा इशू क्लेम के टाइम पे। वो जैसे कि आप एडमिट हुए, आपने कहा था कि मुझे शुगर नहीं है,
करेक्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि शुगर और बीपी मुझे नहीं है, बट वो डॉक्टर सारी हिस्ट्री आजकल चेक कर लेते हैं। आजकल इतनी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, हिस्ट्री आ जाती है, लाइक शुगर की HbA1c टेस्ट से उनको सब पता चल जाता है कि आपको थी या नहीं थी। लोग फेक भी तो बहुत सारे रिपोर्ट बना के दे देते होंगे ये दिखाने के लिए कि मुझे कोई डिजीज नहीं है, और बाद में क्लेम करने के टाइम पे प्रॉब्लम्स आते होंगे। आजकल कंपनीज अपना एक एग्जीक्यूटिव भेजती हैं हॉस्पिटल में। मैं आपको रीसेंट का केस बताती हूँ कि मेरे कोई नोन एडमिट हुए थे, उन्होंने स्पोर्ट्स इंजरी का सर्जरी करवाई, तो उनकी बकायदा एक एग्जीक्यूटिव फ़ोटो क्लिक करने गया था और सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करने गया था, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्या लगी हैं, क्या नहीं लगी हैं, सब कुछ उसने चेक किया, मेडिकल स्टाफ से बात की, फैमिली से बात की। तो ऐसा नहीं है, आजकल कोई कुछ नहीं छुपा सकता। बहुत रेयर केसेस में हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि कोई बंदा चीटिंग कर जाए, बट आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या ये मिथ है क्या कि लोग बोलते हैं एजेंट के हाथ में होता है आपका क्लेम किस लेवल का सेटल्ड होगा, नहीं होगा, या कोई प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल ऐसा गलत है ये बिल्कुल सोचना लोगों का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजेंट कुछ इस तरीके से उसमें इंटरफेयर कर पाए क्लेम सेटलमेंट में। ये कंपनी के एंड पे ही होता है। ऐसा पहले के ज़माने में ज़रूर होता था, जब इतनी तरक्की नहीं की थी, जब प्राइवेट कंपनीज एंटर नहीं हुई थी इंडिया में। जब से 2000 में कंपनीज बाहर से आई हैं, तो चीज़ों पे छानबीन ज़्यादा होने लगी है और बिल्कुल कोई एजेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अगर एजेंट करेगा तो एजेंट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा और सब लोग जानते होंगे, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था गुजरात में। उसमें आई थिंक 172 और 73 लोग थे जिनका डेथ हुआ। 169 आई थिंक इंडियन सिटीजन्स थे हाँ, एंड करेक्ट ब्रिटिश करेक्ट, नेशनल्स ब्रिटिश थे एंड 22 के अराउंड। जी। तो इसमें क्या वो बेनिफिट उन एज एयर इंडिया एज अ ग्रुप उसने उसने अपने वेसल्स या एयरक्राफ्ट का पॉलिसी ले रखा होगा। अब जैसे कोई ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसा डेथ होता होगा, एक्सीडेंटल डेथ बहुत सारे होते हैं। अब उस केस में जिसके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, तो क्या एयर इंडिया या कोई ऐसा पॉलिसी होता होगा जिसमें कस्टमर को पैसे मिलते हैं? कंपनी ने बिल्कुल अनाउंस किया है 1-1 करोड़ सबकी फैमिली को देने के लिए, और देगी भी कंपनी। ये मैंने भी न्यूज़ पूरी तरह फॉलो की है करेक्ट। एंड देती है कंपनी, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो कंपनी अपने पॉकेट से देगा। जी। मैं कह रहा हूँ कोई इंश्योरेंस का ऐसा रहता है जो इंश्योरेंस कंपनी देगा। इंश्योरेंस अगर उन्होंने करवा रखी होगी तो ही इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर कोई पॉलिसी नहीं होगी उनमें से किसी के पास, किसी पर्टिकुलर इंसान के पास, वैसे आजकल सभी करा के रखते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्स अमाउंट की पॉलिसी, तो बिल्कुल मिला होगा। बट अगर किसी के पास नहीं होगी तो फिर कंपनी नहीं बेयर करेगी। और ये एक मुझे बहुत काफ़ी देर से सोच रहा था पूछो, जी। लाइफ इंश्योरेंस के केस में किसी का डेथ होता है, नेचुरल डेथ, तो उस केस में मिलता है, या फिर एक्सीडेंटल डेथ होता है उस केस में मैच्योरिटी या जो भी प्रॉमिसिंग अमाउंट होता है वो मिलता है? किसी भी तरीके की डेथ में आपको आपकी पॉलिसी का क्लेम बिल्कुल मिलेगा, एक्सेप्ट एक क्लॉज है, सुसाइड 1 ईयर बाद कवर होता है। पहले ऐसा काफ़ी केसेस हुए हैं पास्ट में, लाइक 30 साल पहले की बात करते हैं, तो पहले पास्ट में ऐसे केसेस हुए हैं कि कोई भी एक्स बिजनेसमैन या कोई भी बंदा पॉलिसी ले लेता था और प्लान करके पॉलिसी लेता था कि मुझे तो सुसाइड करना है। ये आपको थोड़ा फनी भी लगेगा, करेक्ट। बट ऐसा करते थे लोग। बट आजकल कंपनीज ने और आईआरडीए ने एक क्लॉज निकाला है जो रेगुलेटरी बॉडी है कि सुसाइड 1 साल बाद ही कवर होगा। अगर पहले कर लिया तो क्लेम नहीं मिलेगा। बाकी किसी भी टाइप की डेथ होगी, पूरी वो होगी उसकी, अर्ली क्लेम होते हैं तो छानबीन पूरी तरीके से होगी, और थोड़ा डिले क्लेम भी होगा, लाइक 5-6 साल बाद भी डेथ हो रही है तो पूरी कंपनी की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आके सब कुछ पता करके जाएगा किस टाइप की डेथ थी, वो सारे पेपर्स ले जाएगा, आप उसको डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, सब कुछ दीजिए, वो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। करेक्ट। और जैसे आपने अभी सुसाइड के बारे में बताया, ऐसा जी। कोई फनी सा कोई आपने केस देखा हो अपने एक्सपीरियंस में, जो लोगों ने ऐसे प्लान करना चाहो और इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम करने के लिए? मैंने बहुत रिसेंटली ऐसा केस सुना था, लास्ट ईयर की बात है, कि एक इंसान ने अपनी जिंदा मदर का क्लेम 2 बार फाइल कर दिया। एक कंपनी से तो उसको क्लेम मिल गया क्योंकि कुछ उनका एरर था कि उन्होंने क्लेम दे दिया, बट जब उसने वही चीज़ उसी पैन कार्ड और आधार कार्ड से दूसरी कंपनी में फाइल की, वहाँ वो पकड़ा गया और आज वो सलाखों के पीछे है। ओके, तो व्यूअर से यही है कि ऐसे कुछ गलतियां ना करें पैसे जी, के चक्कर में। बिल्कुल।
और लालच बुरी बला है। लालच बुरी वाला है, करेक्ट। और हमने इंश्योरेंस पे तो काफ़ी बात कर ली। एक यूलिप करके टर्म आता है, जी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसमें होता क्या है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको कुछ एनएवीज अलॉट की जाती हैं। एनएवी किसी फंड्स की होती हैं। ये फंड्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज के पास अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, और इसमें इंश्योरेंस भी होता है। 10% इंश्योरेंस इसमें रहता है। ये प्लान सभी देते हैं, बैंक्स भी देते हैं, कंपनीज भी देती हैं। बट क्या होता है ना कि जब तक आपको पूरी तरह किसी यूलिप प्लान की जानकारी ना हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। आपको हमेशा पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए, चाहे आप फिर गूगल करो या किसी एडवाइज़र से पूछ लो, या किसी भी, काफ़ी लोग आजकल मार्केट में हैं जो बता देते हैं। और आजकल जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से भी काफ़ी वीडियोज़ भी लोग देख सकते हैं, तो उनसे भी काफ़ी कुछ पता चल सकता है यूलिप के बारे में। बट प्लीज़ हमेशा किसी भी इन्फॉर्मेशन पे फुल्ली विश्वास ना करें, पहले 10 जगह से चेक कर लें, उसके बाद ही कुछ प्रोसीड करें। तो यूलिप में बेसिकली लाइक 4 से 8% का ही लिख के दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब लिख के नहीं दे सकते। और ग्रोथ हो सकता है कि आपकी 8% से ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है आपकी 4% के अंदर ही रहे, या 4 से 8% के बीच में रहे। तो उसमें फंड वैल्यू ये हमेशा मार्केट लिंक्ड होते हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस के बेस पे इसमें रिटर्न आता है। और आज के टाइम पे ये भी देखा गया है कि मोस्टली जो टीन एज वाले हैं, स्पेशली जेनजी या फिर करंट जो लेटेस्ट लोग हैं, वो लोग क्रिप्टो या अदर इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के पीछे भाग रहे हैं। इंश्योरेंस को वो इग्नोर करते हैं, वो बोलते हैं ये तो हमारे लिए नहीं बना है। तो इस पे क्या आपका ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी कुछ फुली रजिस्टर्ड चीज़ नहीं है। करेक्ट। इंडिया तो में जब तक वो गवर्नमेंट वेरीफाइड नहीं है तो आपको उसके पीछे पूरी तरह नहीं भागना चाहिए। ठीक है, आप भाग रहे हो, आपका वो कॉन्सेप्ट है, आपका सोचने का तरीका है, बट इंश्योरेंस अपनी जगह है और वो अपनी जगह है जो आप जिसके पीछे रन कर रहे हो, चाहे फिर वो क्रिप्टो है या बिटकॉइन भी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखो, उस पर हमेशा यही लिखा होता है, सब्जेक्ट टू रिस्क। म्यूचुअल फंड पे भी लिखा होता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। करेक्ट। तो जहाँ पे भी ये लाइन आप पढ़ लो, तो आपको उस पे तभी कॉशियस हो जाना चाहिए कि सारा अपना पैसा उस चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे होता है, लाइफ के साथ, लाइफ के बाद। करेक्ट। बिल्कुल, लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी। करेक्ट। सो हमने ऑलमोस्ट इंश्योरेंस पे तो डिस्कस कर ही लिया है। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। आपके हिसाब से कुछ एडिशनल चीज़ें आप बताना चाहोगे जो लगता है कि हमने इन डिस्कशन में मिस कर दिया? देखो, मैं आपको राइडर्स के बारे में एक बार और बताना चाहूँगी, जो एडॉन्स मैंने आपको बोले थे पहले। ऐसा होता है जैसे क्रिटिकल इलनेस है, मान लीजिए आजकल कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। तो उस केस में क्या होता है ना कि जैसे ही आपका डिटेक्ट होता है ये चीज़, लाइक किसी को अटैक आ गया या किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया, तो वो पैसा जो होता है ना, वो कंपनी तुरंत दे देती है ताकि फैमिली को एक इनिशियल सपोर्ट मिल जाए। और ऐसा एक केस भी मैंने सुना है, एक 6 साल के बच्चे के नाम पे पॉलिसी थी और उसकी पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस कवर था, तो उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। उसके मम्मी पापा ने क्लेम रिक्वेस्ट डाली कंपनी में, कंपनी ने सारी चीज़ें वेरीफाई करके डॉक्टर के पेपर्स वगैरह देख के क्लेम दे दिया। तो उनको उस पैसे से बहुत हेल्प हो गई, एक तो उसके इलाज में, एक उसकी कुछ लास्ट विशेस पूरी करने में। करेक्ट। तो ये काफ़ी टचिंग मैटर होता है, तो ये राइडर्स इस तरीके से हेल्प करते हैं। और क्रिटिकल जो डिजीज होते हैं, वो हमेशा पॉलिसी लेते वक्त एड ऑन कर लेना चाहिए, और उसका कोई प्रीमियम अलग से लगता है, नहीं लगता? उसका प्रीमियम बिल्कुल लगता है अलग से, और ऐड करना नहीं करना ये आपकी चॉइस पे है, पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऐड कर लेना चाहिए। और आपके हिसाब से कौन कौन से मेजर डिजीज़ हैं जो क्रिटिकल में फॉल करता है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं पता होता है, अनटिल अनलेस डायग्नोस होता है। क्रिटिकल इलनेस की हर कंपनी की अलग लिस्ट होती है। मेजरली लाइक मेजर होते हैं, लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होते हैं, एक कैंसर हो गया, एक लंग्स का हो गया, एक ब्रेन के हो गए, कुछ एल्जाइमर्स, लाइक एल्जाइमर्स डिजीज़ भी हो गया, और एक
कुछ भी टाइप का, मतलब एक हो गया ना टर्मिनल इलनेस जिसे बोलते हैं। करेक्ट। तो टर्मिनल इलनेस के बारे में भी मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूंगी कि अगर भगवान ना करे किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई, उसने क्रिटिकल इलनेस का कवर नहीं ले रखा, करेक्ट। तो टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि वो एक ऐसी इलनेस है जो क्योर ही नहीं हो सकती। उसमें डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक्स डेज बाद इस बंदे की डेथ हो जाएगी। करेक्ट। तो उस केस में कंपनी, जैसे आपने अगर 1 करोड़ का सम अश्योर्ड किसी भी पॉलिसी में ऑप्ट किया है लाइफ की, तो आपको हाफ ऑफ द सम अश्योर्ड कंपनी पहले ही दे देगी आपकी फैमिली को। करेक्ट। ये चीज़ लोगों को लगता है कि टर्मिनल इलनेस का भी राइडर अलग से होता है, टर्मिनल इलनेस हमेशा इनबिल्ट होती है पॉलिसी। ओके। और ये इंजरी या एक्सीडेंट में जो मेजर इंजरी होता है वो सब भी कवर होते हैं यदि इंश्योरेंस ले रखा है बिल्कुल, मेडिकल? ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। लाइक आपकी एक्सीडेंटल पॉलिसी भी एक अलग से आने लगी है आजकल, उसमें भी 1 करोड़ तक आप ले सकते हो पॉलिसी। बाकी एक्सीडेंट से अगर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है या ऑपरेशन हुआ है, तो ये सब फ्रैक्चर जो होता है वो कवर होता है एक्सीडेंटल पॉलिसी में, एंड जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे हेल्थ पॉलिसी से। तो आपको एक कॉम्बिनेशन बना के लेना चाहिए हमेशा, हेल्थ प्लस एक्सीडेंटल पॉलिसी। करेक्ट। कभी कभी लाइक इंजरी घर पे भी हो जाता है, रादर एक्सीडेंट, खुद कोई ऐसे बैठा हुआ है चेयर से गिर गया या कुछ ऐसा, तो वो सब चीज़ें भी कवर होते हैं या फिर? एक हद तक कवर होती हैं सुमित जी। उसमें क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो एक्सीडेंटल पॉलिसी है उसमें 5 लाख से लेके आपका सम अश्योर्ड 1 करोड़ तक का होता है। लाइक 5 लाख वाली में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगी। तो मैंने जैसे किसी को दिया था, तो उनके लाइक जो मैं आपको स्पोर्ट्स इंजरी का केस बता रही थी, वो जिम करते करते उनके दिक्कत हो गई थी। करेक्ट। तो उसमें वो कुछ ड्राइव नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस जस्ट जिम कर रहे थे अपना। तो उनके वो इंजरी हुई, वो कवर हुई, उनका सर्जरी हुई, सर्जरी उस पॉलिसी से कवर हो गई। अगर उनको सिर्फ फ्रैक्चर टाइप होता, पट्टा वगैरह लगता, लाइक प्लास्टर लगता, तो वो उनका एक्सीडेंटल पॉलिसी में हम कवर कर देते। और आजकल तो बेसिकली यंग एज में काफ़ी हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, तो इसके लिए भी इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्लेम का कोई इशू तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल। लाइक हार्ट की जो डिजीजेज हो रही हैं, लाइक अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, एक एक्ट्रेस की डेथ हुई है। करेक्ट। करेक्ट। तो उनको पहले से कोई डिजीज़ नहीं थी, बट अचानक ही डेथ हो गई, क्योंकि मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसा रहा हो हिस्ट्री में जो नहीं पता हो उनको भी। करेक्ट। तो ये तो बहुत आम बात है। बट हाँ, अगर इंश्योरेंस होगी आपके पास, उनकी तो चलिए डेथ ही हो गई, बट अगर मान लीजिए हार्ट अटैक आया, आप अलाइव हो, तो जो आपका कॉस्टिंग है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, या किसी के मान लीजिए स्टंट लग रहा है या बाईपास सर्जरी हो रही है, तो सब हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर देती है। एक दो लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगा जी। आपसे। किसी को कैसे पता चलेगा किस एजेंट के पास जाना चाहिए इंश्योरेंस के लिए, या उस आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो किसी को उसके पास जाना चाहिए फॉर इंश्योरेंस? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है और सब बोलते हैं कि मुझसे ले लो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आफ्टर सेल जो इंश्योरेंस सेल होने के बाद लाइक कस्टमर सपोर्ट सर्विस होता है या सपोर्ट सर्विस होता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। तो आपके हिसाब से किस नॉलेज का या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उनसे ही कनेक्ट होना चाहिए, या कोई उसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए रहता है? देखिए, आजकल मार्केट में आप सही कह रहे हो, कंपटीशन बहुत है। करेक्ट। इवन मैं भी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, तो मुझे भी फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने फेस नहीं किया, बट हमेशा एक क्लाइंट को उस एजेंट के पास, मतलब ठीक है एजेंट वो चूज़ कर ले अपनी मर्ज़ी से, वो जाए 10 लोगों के पास, बट हमेशा उसको ये देखना चाहिए कि कौन उसको लालच नहीं दे रहा है। लालच एक ऐसी चीज़ है कि एडवाइज़र कोई भी कह देता है कि मैं आपको फला इतने रुपए, मतलब आपको एज अ कैशबैक दे दूंगा या ये कर दूंगा, तो वो कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि वो एजेंट आपको चीज़ें कितनी बता रहा है, नॉलेज कितनी दे रहा है। आपको हमेशा ये चीज़ें फील, मतलब एक होता है फील फेल्ट फाउंड का हमारा कॉन्सेप्ट होता है इंश्योरेंस का, कि कुछ चीज़ें आपको देखने से पता लग जाती हैं, कुछ आपको सामने बैठने से पता लग जाती हैं कि कौन कैसा है। थोड़ा सा तो फेस रीडिंग भी काम करती है इसमें, और थोड़ा सा एक हाव भाव भी काम करते हैं कि सामने वाले के हाव भाव कैसे हैं। तो हमेशा देखो, ये तो आपको परख के ही पता चलेगा। कहते हैं ना, जितना सोना घिसता है उतना ही निखरता है। करेक्ट। करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को एडवाइस करते हो इंश्योरेंस ले लो, जी। लोगों को पॉलिसीज सेल आउट करवा देते हो, तो आपने किस एज में
अपने लिए पॉलिसी लिया, या आपको कब लगा कि मुझे अब तो ले ही लेना चाहिए पॉलिसी? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। मैं इंडस्ट्री में आए हुए मुझे 6 साल हुए हैं, और जैसे ही मैं इंडस्ट्री में एंटर हुई, जैसे ही मुझे पता चला, जब मैं पढ़ाई कर रही थी अपने एग्ज़ाम के लिए इंश्योरेंस के, तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम पास किया, सबसे पहले मैंने अपने लिए इंश्योरेंस ली, क्योंकि कहते हैं कि पहले दवाई खुद खाओ फिर दूसरों को खिलाओ। करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को सिक्योर किया, तो अभी मैं इस टाइम पे फुली सिक्योर्ड बैठी हूँ आपके सामने। एंड इन केस की कोई मिस हैपनिंग हो, तो मैं इतनी तरीके से सिक्योर हूँ कि मेरा इलाज भी मेरी फैमिली करवा पाएगी, और इन केस मैं ही चली जाऊँ दुनिया से, तो उस केस में भी मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। ओके, सो लास्ट में आप मेरे व्यूअर्स को कुछ सजेशंस या कुछ टिप्स देना चाहोगे? टिप्स तो यही हैं कि आप लोग प्लीज़ देख के समझ के लीजिए सारी चीज़ें, और एडवाइज़र को परखिए, प्लस अपनी भी चीज़ें आप अपनी भी एंड पे रिसर्च ज़रूर कीजिए। आजकल गूगल पे बहुत सारा मटेरियल होता है, प्लस आप अपने एडवाइज़र से ब्रोशर्स मांगिए, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछिए, और कुछ भी हिडन आप मत रखिए। अगर आप छुपाओगे तो एडवाइज़र भी कुछ नहीं कर पाएगा और कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको सब कुछ फुली डिक्लेयर करके ही पॉलिसी लेनी चाहिए। पॉलिसी लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो फ्यूचर में आपकी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा, अगर आपने कुछ गलती आज कर दी तो। ठीक है मैडम, काफ़ी नॉलेजेबल सेशन और नॉलेज शेयर करने के लिए, और थैंक यू फॉर लाइक कमिंग टू माय चैनल एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। थैंक्स तो आपको बोलना चाहूँगी सुमित जी, क्योंकि ये बातें मैं बहुत टाइम से लोगों को बताना चाहती थी, तो आज मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला है आपके ज़रिए, और आज मैं अपनी बात रख पाई सबके सामने। ये बहुत टाइम से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं ऐसी बातें कर पाऊँ अपने प्रोफेशन को लेके। थैंक तो यू। थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच।